चीन, इराक, कतर, अमेरिका, जापान, यूरोपियन यूनियन, भारत, इन देशों में ईरान के अरबों डॉलर फंसे हुए हैं। ईरान इन पैसों को वापस मांग रहा है, लेकिन अमेरिका ने बीच में अड़ंगा लगा रखा है। इसी बात पर अटक रही है अमेरिका और ईरान की डील। ईरान ने शर्त रखी है कि पीस डील तभी हो पाएगी जब अमेरिका इन पैसों को ईरान पहुंचने देगा। अर्थशास्त्रियों की भाषा में इसे फ्रोजन एसेट्स कहते हैं। क्या है ये फ्रोजन एसेट्स? अमेरिका ने इन्हें क्यों रोक रखा है? भारत में ईरान के पैसे क्यों फंसे हैं और ईरान को ये कैसे मिलेंगे? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. ईरान अमेरिका के बीच डील होगी या नहीं, इस सवाल का जवाब अब इस्लामाबाद में नहीं, कतर की राजधानी दोहा में तैयार हो रहा है। 25 मई को ईरान के नामी गिरामी नेताओं की पलटन कतर पहुंची थी। इनमें ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुल नासेर हिम्माती शामिल थे। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम ने इस दौरे की कुछ खुफिया डिटेल्स छापी हैं। तस्नीम के मुताबिक ईरान जंग को खत्म करने के लिए 14 पॉइंट का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एक समझौता तैयार किया जा रहा है, लेकिन इस समझौते के साथ ईरान ने एक बड़ी शर्त भी नत्थी कर दी है। ईरान ने अमेरिका से 24 बिलियन डॉलर यानी करीब 2,29,000 करोड़ रुपए के फ्रोजन एसेट्स की मांग की है, यानी वो पैसा जो ईरान का है लेकिन जिस तक उसकी पहुंच बंद है। ईरान की शर्त है कि जैसे ही समझौते का ऐलान हो उसे तुरंत आधे पैसे यानी 12 बिलियन डॉलर मिल जाएं और बाकी के 12 बिलियन डॉलर अगले 60 दिनों के भीतर ईरान पहुंचाए जाएं। ईरान इन्हीं पैसों को निकालने का पक्का जुगाड़ करना चाहता है। इसलिए ईरान की नेगोशिएटिंग टीम के साथ उसके सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी कतर की राजधानी दोहा पहुंचे थे। आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि ये फ्रोजन एसेट्स आखिर होते क्या हैं और अमेरिका किसी दूसरे देश का पैसा इस तरह कैसे रोक सकता है। समझते हैं। मान लीजिए आप किसी बड़े मॉल के फूड कोर्ट में हैं और वहां नकद पैसे नहीं चलते, आपको काउंटर पर पैसे देकर प्लास्टिक के टोकन खरीदने पड़ते हैं। अब उस फूड कोर्ट के अंदर आपको पिज्जा खाना हो, बर्गर लेना हो, सब कुछ उसी कार्ड या टोकन से मिलेगा। लेकिन अगर आप वो फूड कोर्ट वाला टोकन जेब में डालकर बाहर आ जाएं और सड़क पर खड़े ऑटो वाले को दें, तो क्या ऑटो वाला मानेगा? बिल्कुल नहीं। उसे वो नकद रुपया चाहिए जो हर जगह चलता हो, जिसे वो हर जगह काम में ला सके। दुनिया की इकोनॉमी का भी यही हिसाब किताब रहता है। भारत में रुपया चलता है, ईरान में रियाल चलता है, लेकिन जब देश अपनी सीमा से बाहर व्यापार करते हैं तो वो हर कोई आपका रुपया या रियाल लेने को तैयार नहीं होता। इसलिए देशों को ऐसी करेंसी जमा करके रखनी पड़ती है जिसे पूरी दुनिया मानती हो। इसी जमा पूंजी को विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। ये विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ जमा करने के लिए नहीं होता, मुश्किल समय में ये देश की अर्थव्यवस्था के काम आता है। इसी से तेल खरीदा जाता है, इसी से विदेशों का कर्ज जो है चुकाया जाता है, और अगर देश की करेंसी गिरने लगे तो उसको संभालने के लिए भी यही पैसा काम आता है। जंग हो या आर्थिक संकट हो, इन सब के दौरान यही विदेशी भंडार देश की इकोनॉमी को जिंदा रखता है और जरूरी सामानों का आयात चालू रखता है। इस विदेशी मुद्रा भंडार की दुनिया में सबसे ताकतवर है अमेरिका का डॉलर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया के व्यापार पर डॉलर का दबदबा कायम है, या आप जानती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी सबसे बड़ी है, उसका दुनिया के व्यापार खासकर तेल के व्यापार पर कंट्रोल है और उसका फाइनेंशियल सिस्टम बहुत मजबूत है। दुनिया को ज्यादातर जो व्यापार है वो डॉलर में ही करना पड़ता है, इसलिए हर देश की मजबूरी है कि वो डॉलर जमा करके रखे, और यही अमेरिका की ताकत है। उसके पास ये पावर आ जाती है कि वो अपनी शर्तों पर नियम बना सकता है। यहीं से फ्रोजन फंड्स, फ्रोजन एसेट्स की बात आती है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। लेकिन अमेरिका पैसा फ्रीज करता कैसा है? ऐसा नहीं है कि किसी बैंक के लॉकर को सील कर दिया जाए या नोटों की गड्डियों पर पुलिस पहरा देती है। ये सब असल दुनिया में नहीं होता। पॉइंट यह है कि दुनिया के दो देशों के बीच अगर डॉलर में लेन देन हो रहा है तो ज्यादातर रास्ते अमेरिकी सिस्टम से होकर गुजरते हैं। मान लीजिए चीन के एक बैंक को ईरान के खाते में 10 करोड़ डॉलर भेजने हैं। पहली नजर में यह लगेगा कि चीन का बैंक सीधे ईरान के बैंक में पैसा भेज देगा,
लेकिन ये सिस्टम ऐसे काम नहीं करता क्योंकि डॉलर अमेरिका की करेंसी है और दुनिया के ज़्यादातर बड़े बैंक डॉलर में लेन देन करने के लिए अमेरिका के बड़े बैंकों और उनके सिस्टम से जुड़े रहते हैं। आसान भाषा में कहें तो दुनिया के बैंकों ने एक तरह से अमेरिका में अपनी एक खिड़की खोल रखी है ताकि डॉलर का हिसाब किताब चलता रहे। तो जब चीन से डॉलर निकलता है तो अक्सर पहले इस अमेरिकी नेटवर्क में आता है, वहाँ कंप्यूटर पर रिकॉर्ड होता है, फिर पैसा आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर डॉलर का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे अमेरिका के इस सिस्टम से होकर गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए जब अमेरिका को किसी देश जैसे ईरान के खिलाफ आर्थिक तौर पर युद्ध छेड़ना हो तो उसका हथियार होता है OFAC, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल। ये अमेरिका के वित्त मंत्रालय की एक खास ब्रांच है। अगर OFAC किसी देश या बैंक का नाम अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल दे तो दुनिया के बड़े बैंक्स तुरंत पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि अगर उन्होंने उस देश के साथ कारोबार जारी रखा तो अमेरिका उनके लिए भी ये दरवाजे बंद कर सकता है, यानी पैसा वहीं का वहीं रह जाएगा। बैंक उसे जब्त तो नहीं करता है, यानी पैसा तब भी ईरान का ही है, मालिक वही रहता है, लेकिन उसके आगे जाने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। ईरान उसके इस्तेमाल से कुछ नहीं खरीद सकता, न किसी को पेमेंट कर सकता है और ना ही अपनी गिरती करेंसी को बचा सकता है। ईरान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और इसी इमोबिलाइज्ड एसेट को फ्रोजन एसेट कहते हैं। कहने को तो पश्चिमी देश कहते हैं कि वो ये सारी कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग या अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने के खिलाफ करते हैं, उसके लिए सजा देते हैं, लेकिन आलोचक इसके सिलेक्टिव इस्तेमाल पर सवाल उठाते हैं। मिसाल के तौर पर इजराइल पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देशों ने कभी उसके विदेशी एसेट्स फ्रीज नहीं किए। इसके उलट ईरान, रूस, उत्तर कोरिया, लीबिया, वेनेजुएला और क्यूबा जैसे देशों के पैसे तुरंत फ्रीज कर दिए जाते हैं क्योंकि वे सभी अमेरिका की दादागिरी और पश्चिम के दादागिरी के खिलाफ खड़े रहे हैं। ईरान के पैसे फ्रीज होने का सिलसिला 5 दशक पुराना है। बुनियाद रखी गई थी नवंबर 1979 में। उस बरस ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी, राजशाही का अंत हुआ था। उस वक्त ईरानी छात्रों ने राजधानी तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करके 66 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया था। जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर, जो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाली ईरान की लगभग $11 बिलियन की संपत्ति को फ्रीज कर दिया था। 1981 में अल्जियर्स अकॉर्ड्स के तहत जब बंधक छोड़े गए तब जाकर इस पैसे का एक हिस्सा ईरान को वापस मिला था, लेकिन बड़ी रकम फ्रीज हुई न्यूक्लियर मुद्दे की बुनियाद पर। 2000 के दशक में अमेरिका और पश्चिमी देशों को शक होने लगा था कि ईरान सिर्फ बिजली बनाने के लिए यूरेनियम एनरिच नहीं कर रहा, बल्कि उसकी मंशा ये भी है कि परमाणु बम बनाया जाए, ऐसा उनका आरोप था। ईरान ने हमेशा इन आरोपों को नकारा और कहा कि उसका कार्यक्रम सिर्फ नागरिक इस्तेमाल के लिए है, लेकिन पश्चिमी देशों को भरोसा नहीं हुआ। 2010 के दशक में इन आरोपों के दम पर पश्चिमी देशों ने बड़े स्तर पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने शुरू किए। सेकेंडरी यानी अमेरिका ने दुनिया के बाकी देशों से होने वाले व्यापार पर भी पाबंदी लगा दी थी। ऐसे में जापान, दक्षिण कोरिया, भारत जैसे जो देश थे, उन्हें ईरान का तेल तो चाहिए था, लेकिन उन्हें अमेरिका के साथ कारोबार भी करना था। अब मुश्किल ये थी कि अगर वो ईरान को डॉलर भेजते तो अमेरिकी सिस्टम बीच में आ सकता था और फिर बैंकों पर कार्रवाई का खतरा खड़ा हो जाता। ऐसे में कुछ बीच के रास्ते तलाशे गए। इसमें भारत का एंगल बड़ा दिलचस्प है। इस नाकेबंदी को तोड़ने के लिए एक रुपया रियाल मैकेनिज्म बनाया गया। इसके लिए भारत सरकार ने एक ऐसे सरकारी बैंक को चुना जिसका अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम में कोई बड़ा कारोबार नहीं था, ताकि उस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर न पड़े। वो बैंक था यूको बैंक। बाद में IDBI बैंक को भी जोड़ा गया। इस प्लान के तहत ईरान के कुछ चुनिंदा बैंकों ने भारत के यूको बैंक में अपने विशेष वोस्ट्रो अकाउंट्स खोले। जब भी कोई भारतीय कंपनी ईरान से तेल खरीदती तो वो तेल की कीमत के बराबर भारतीय रुपया यूको बैंक में मौजूद ईरान के इन वोस्ट्रो अकाउंट्स में जमा करा देती थी। ईरान इस फंसे हुए रुपये का इस्तेमाल भारत से सामान खरीदने के लिए करता था। वो भारत से बड़े पैमाने पर बासमती चावल, चाय पत्ती, दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण खरीदता था जो मानवीय आधार पर प्रतिबंधों से बाहर थे। यहाँ तक कि भारत में मौजूद ईरान के दूतावासों के खर्च, कर्मचारियों की सैलरी और किराया भी इसी खाते के रुपए से चुकाया जाता था। लेकिन 2019 के बाद सख्त अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत ने ईरान से तेल खरीदना बिल्कुल ही बंद कर दिया। इसके बाद ईरान के पैसे बाहर नहीं जा सके क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा लगातार बढ़ रहा था। यानी वो पैसा ईरान का ही है, लेकिन ईरान उसे उठाकर अपनी मर्जी से दुनिया में कहीं भी खर्च नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे ऐसे ही ईरान के बहुत से पैसे दुनिया के अलग अलग देशों में
फंसे रहे। हालांकि एक वक्त पर ईरान को राहत भी मिली थी। 2015 में ओबामा ने ईरान से न्यूक्लियर डील साइन की थी। इसका नाम था JCPOA। डील के वक्त ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाएं मान ली थी और बदले में उसे कुछ राहत मिली थी पाबंदियों से। उसके लगभग 30 से 32 बिलियन डॉलर फिर से खुल गए थे, यानी वो एक्सेस कर सकता था। लेकिन 2016 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। उन्होंने 2018 में इस डील को एक तरफा बताते हुए, बकवास बताते हुए अमेरिका को बाहर निकाल लिया और दोबारा मैक्सिमम प्रेशर नीति शुरू कर दी। ईरान पर फिर से पाबंदियां लगा दी। ईरान के लिए इन पैसों तक जो रास्ते खुले थे उनमें से कई फिर से बंद हो गए। मौजूदा बातचीत में ईरान इन्हीं पैसों की मांग कर रहा है। कुल कितना पैसा फंसा हुआ है कोई एक पक्का सरकारी आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स और ईरानी मीडिया का अनुमान है कि ये रकम 100 बिलियन डॉलर से लेकर 123 बिलियन डॉलर के बीच हो सकती है। ये रकम इतनी बड़ी है कि ईरान साल भर में तेल और गैस बेचकर जितना कमाता है ये उसका लगभग 3 गुना बैठती है। 100 बिलियन डॉलर उसकी कुल GDP का लगभग 1/4 है। ये पैसे दुनिया के अलग अलग देशों में हैं। किस देश के पास कितने पैसे हैं ये साफ तो नहीं है, लेकिन ईरानी मीडिया रिपोर्ट से कुछ आंकड़े बाहर जरूर आए हैं। चीन के पास लगभग 20 बिलियन डॉलर है। ईरान के तेल की कमाई है। ये पैसा पूरी तरह फ्रीज नहीं है, लेकिन इस पर चीन की शर्तें हैं। ईरान इस पैसे को डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। वो इस पैसे से सिर्फ चीनी सामान खरीद सकता है या चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का कर्ज चुका सकता है। इराक के पास करीब 6 बिलियन है। ईरान ने इराक को जो बिजली और गैस बेची थी उसका ये पेमेंट है। भारत में करीब 7 बिलियन डॉलर फंसे हैं। ये भी तेल का पैसा है। दक्षिण कोरिया या कतर कहिए तो डॉलर करीब 6 बिलियन डॉलर है। ये पैसा पहले दक्षिण कोरिया में फ्रीज था, जिसे 2023 के प्रिजनर स्वैप के तहत कतर ट्रांसफर किया गया था। ईरान और अमेरिका के बीच एक प्रिजनर स्वैप हुआ था, लेकिन गजा युद्ध शुरू होते ही अमेरिका के दबाव में कतर ने इसे दोबारा ब्लॉक कर दिया। ये पैसा फिलहाल कतर में ही मौजूद है। अमेरिका के पास भी करीब 2 बिलियन डॉलर है। ये ईरान के सेंट्रल बैंक के रिजर्व है और संपत्तियां हैं। यूरोपियन यूनियन और जापान के पास करीब 3 बिलियन डॉलर है। यूरोपियन यूनियन और जापान के बैंकों में करीब 1.5 अरब डॉलर जो है फंसे हुए हैं। लेकिन मौजूदा समय में ईरान को ये सारे पैसे वापस नहीं मिल सकते। साल 2016 में जब बराक ओबामा के दौर में ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, तब अमेरिका के तत्कालीन ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी वित्त मंत्री जैकब लियू ने अमेरिकी संसद में एक दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा था, मान लीजिए कल सुबह सारे प्रतिबंध हटा लिए जाएं, तब भी ईरान अपना पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकता, क्योंकि इस पैसे के ऊपर पहले से कई दावे चढ़े हुए थे। पैसे का एक बड़ा हिस्सा पहले से पुराने कर्ज, विदेशी निवेश समझौतों और दूसरी वित्तीय जिम्मेदारियों में उलझा हुआ था। इसलिए ईरान पूरे 100 बिलियन डॉलर की मांग कर भी नहीं रहा है। उसका फोकस सिर्फ 24 बिलियन डॉलर पर है। ईरान की मांग है कि डील साइन होते ही 12 बिलियन डॉलर तुरंत कतर के बैंकों के जरिए उसे दिए जाएं और बाकी के 12 बिलियन डॉलर अगले 60 दिनों में ट्रांसफर हों। ईरान के लिए यह रकम जरूरी है क्योंकि उसकी इकॉनमी खस्ताहाल है। जून 2025 में इजराइल के साथ हुई 12 दिनों की जंग से ठीक पहले बाजार में $1 की कीमत 8 लाख ईरानी रियाल थी। मई 2026 आते आते रियाल $1 की कीमत 16 लाख से 17.5 लाख रियाल तक पहुंच गई थी। रियाल दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी बन चुकी है। इसके अलावा ईरान में महंगाई दर भी लगातार बढ़ रही थी। ऊपर से मार्च 2026 में ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया तो भले ही ये मान सकते हैं हम कि कच्चे तेल का दाम $120 के पार चला गया और दुनिया में हाहाकार मचा, अमेरिका पर दबाव बना, लेकिन खुद ईरान पर भी दबाव बना। ईरान के भीतर भी जंग के जो खर्चे हैं उसने सरकारी खजाने पर खासा असर डाला है। ईरान के इस कदम के जवाब में अमेरिका ने भी ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी कर रखी है। इससे भी ईरान को नुकसान हो रहा है। ईरान का तेल एक्सपोर्ट ठप है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से ईरान अमेरिकी हमलों का बड़ा जवाब नहीं दे रहा है और वो बातचीत के मेज पर भी लगातार बना हुआ है, जबकि अमेरिका ने हमले किए। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। फ्रांस के स्कूलों में छोटे बच्चों के साथ सालों से हिंसा, यौन उत्पीड़न और रेप तक हो रहा था और सब बेखबर थे। अब सब कुछ एक स्कैंडल की तरह बाहर आ रहा है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। आरोप स्कूल के उसी स्टाफ पर लग रहा है जिस पर बच्चों के देखरेख की जिम्मेदारी थी। पेरेंट्स सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दोषियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि प्री स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स और डे केयर सेंटर्स 3 साल तक के बच्चों के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया गया। रेप से लेकर यौन उत्पीड़न तक के आरोप लग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले राजधानी पेरिस में 100 से अधिक ऐसे मामलों की जांच चल रही है। बताया गया है कि लंच, छुट्टी या फिर ब्रेक के दौरान बच्चों की देखरेख के लिए स्कूल्स में मॉनिटर्स रखे जाते हैं। पेरेंट्स ने इन मॉनिटर्स पर बच्चों पर चिल्लाने और उनके बाल खींचने, उन्हें खाना न देने और कुछ मामलों में उनका यौन उत्पीड़न करने तक का आरोप लगाया है।
कई पेरेंट्स का कहना है कि वो महीनों से इसे लेकर शिकायत कर रहे थे, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इससे जुड़ा एक मामला हाल ही में 26 मई को ट्रायल में गया, जिसके बाद ऐसे ही कई और केसेस की जांच अब की जा रही है। डेविड जी नाम के एक 36 साल के स्कूल असिस्टेंट पर आरोप है कि उसने सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों का यौन उत्पीड़न किया। साथ ही उस पर 2 महिला कर्मचारियों के साथ भी दुर्व्यवहार करने के आरोप है। असिस्टेंट ने इन आरोपों से खारिज किया है। फ्रांसीसी सरकार भी इस पर हरकत में आई है। पेरिस के मेयर इमैनुअल ग्रेगोरे ने कहा है कि वो इसके खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि स्कूलों में दर्जनों असिस्टेंट्स को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। अगली खबर, अमेरिका ईरान शांति वार्ता की कोशिशों के बीच ईरान समर्थित गुटों पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। अब इजराइल ने गजा पट्टी में बड़ा हमला किया है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हमास के मिलिट्री विंग के कमांडर मोहम्मद ओदेह को मार गिराया है। सेना ने कहा कि उसने ओदेह के सुरक्षित ठिकाने को निशाना बनाया है। कई महीनों की निगरानी के बाद इस हमले को अंजाम दिया गया है। हालांकि हमास ने अब तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन ब्रिटिश अखबार BBC ने लोकल सोर्सेज के हवाले से पुष्टि की है कि हमले में ओदेह, उसकी पत्नी और एक जवान बेटा मारा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। जिस जगह पर हमला किया गया है वो गजा पट्टी के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक बताया जा रहा है। कुछ चश्मदीदों ने BBC को बताया कि हमले के समय इलाके में काफ़ी भीड़ थी। लोग ईद उल अजहा त्यौहार से पहले खरीदारी में जुटे थे। तभी एक रिहायशी इमारत पर अलग अलग डायरेक्शन से कम 5 मिसाइलें आकर गिरी। वैसे तो इजराइल और हमास के बीच बीते साल 10 अक्टूबर से सीज़फायर लागू है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके बावजूद गजा में इजराइल के हमले बंद नहीं हुए हैं। इजराइल का कहना है कि हमास ने हथियार नहीं छोड़ा है, सीज़फायर की शर्तें तोड़ी हैं, इसलिए वो हमले जारी रख रहा है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।